पिछली जिंदगी का दर्दनाक दौर था। सच में बहुत खतरनाक होता है। हान फैंग ग्रुप की गगनचुंबी इमारत में लिंग फैंग सिर्फ एक कुरियर बॉय और जूनियर डाटा ऑपरेटर था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो प्राचीन कल्टीवेटर के खानदान से ताल्लुक रखता, जिसका डेंटियन आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बंधा था। वो अपनी बॉस सू यान को पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठा था। सू यान को पहली नजर में ही अपना दिल दे बैठा था। सू यान जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बर्फ जैसी ठंडी और अहंकारी थी। वक्त ऐसा आया जब चैन मू और उसके साथियों ने मिलकर सू यान के पूरे बिजनेस साम्राज्य को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दिवालिया घोषित करने की साजिश रची। सू यान पर कर्जदार का भारी दबाव था। लिंग फैंग यह बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने अपने दादाजी के मना करने के बावजूद अपनी शरीर की रीढ़ को तोड़कर अपने डेंटियन की पूरी क्यूआई आध्यात्मिक ऊर्जा को एक्टिवेट किया। उसने एक अज्ञात दानवीर बनकर अपने प्राणों की बजाय लगाकर सू यान के बैंक खातों में अरबों रुपए ट्रांसफर करवा दिए और उसकी कंपनी को डूबने से बचा लिया। इस कल्टीवेशन ऊर्जा को खोने के कारण लिंग फैंग का शरीर अंदर से खोखला हो गया था और वो हर वक्त खांसता रहता था। पर इस बात का क्या फायदा? उठते हुए चैन मू बीच में आ गया। उसने सू यान को नकली दस्तावेज दिखाए और साबित कर दिया कि यह सारा पैसा और मदद उसने भिजवाई है। सू यान ने बिना जांच किए चैन मू पर भरोसा कर लिया। उस बदनसीबी शाम को आसमान में काले बादल छाए हुए थे। सू यान ने लिन फैंग को शहर के एवंत पर पार्क की एक लकड़ी की बेंच पर बुलाया। लिंग फैंग के हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी जिसमें उसने अपनी माँ की आखिरी निशानी, एक साधारण जेड की अंगूठी रखी थी जिससे वो सू यान को प्रपोज करने के लिए लाया था। जैसे ही लिंग फैंग ने मुस्कुराते हुए बात करनी चाही, सू यान ने उसे जोर से झटक दिया। उसकी आंखों में घृणा थी। सू यान, लिंग फैंग, अपनी औकात देखिए। तुम मेरे ऑफिस की सबसे निचली सीढ़ी पर खड़े एक मामूली वर्कर हो और तुम मुझसे शादी करने के सपने देख रहे हो। जब मेरी कंपनी बर्बाद हो रही थी तब तुम चुपचाप फाइलों के पीछे छिपे थे। मिस्टर चैन मू है जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाकर मुझे इस दलदल से निकाला है। मैं उनसे शादी करने जा रही हूँ। तुम्हारी यह सर्डियल शक्ल मेरे हाई सोसाइटी स्टेटस पर एक धब्बा है। आज के बाद अपनी गंदी नजरें मुझ पर डालना मत। लिंग फैंग के हाथ में वो डिब्बा गिर गया। उसका दिल और उसका आत्मा मन दोनों उस जेट की तरह बिखर गए। उसके ठीक 3 दिन बाद जब चैन मू ने सू यान की कंपनी के पेपर्स पर दस्तखत करवा लिए तो उसने लिंग फैंग को हमेशा के लिए खामोश करने की योजना बनाई। एक तेज रफ्तार ट्रक ने लिंग फैंग को चौराहे पर कुचल दिया। सड़क पर तड़पते हुए जब लिंग फैंग के मुंह से खून बह रहा था, उसने आसमान की तरफ देखकर अपनी आखिरी सांस के साथ कसम खाई, अगर इस ब्रह्मांड में कोई दिव्य कल्टीवेटर की शक्ति है तो मुझे दोबारा जन्म दे। मैं इस प्यार के नाम से नफरत करता हूँ। मैं इस दुनिया को घुटनों पर ला दूंगा। लिंग फैंग की आंखें अचानक एक झटके के साथ खुली। वो हाँफ रहा था। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपनी सांस आसपास देखा। वो उसका वही पुराना छोटा सा किराए का कमरा था। उसने तुरंत कैलेंडर देखा। वो आज की तारीख से ठीक 3 साल पीछे आ चुका था। यह उसकी मौत से पहले का समय था जब सू यान की कंपनी पर संकट आने ही वाला था। इस बार लिंग फैंग का डेंटियन बदला हुआ था। पिछले जन्म की आखिरी पलों के दर्द ने उसे भीतर से सोई हुई प्राचीन अमर कल्टीवेशन
मोटल कल्टीवेशन की कला को जगा दिया था। उसकी नसें अब लोहे जैसी मजबूत थी और उसकी आंखों में एक बर्फीली चमक। लिन फैंग ने खुद से कहा, इस बार कोई त्याग नहीं, इस बार कोई प्यार नहीं। सू यान, तुम्हारी किस्मत अब तुम्हारी अपनी है। मैं इसे अपना एक कतरा भी नहीं दूंगा। इसी दौरान शहर के दूसरे कोने में मौजूद एक आलीशान विला के सू यान चीखते हुए सोकर उठी। उसके चेहरे पर खौफ था। पिछले कई दिनों से लगातार एक ही सपना आ रहा था, एक ऐसा सपना जो बेहद असली था। उसने सपने में देखा कि कैसे चैन मू ने उससे शादी के बाद धोखा दिया, उसकी सारी संपत्ति छीन ली, उसे सड़कों पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया और जाते जाते हंसते हुए कहा था कि उसे बचाने वाला चैन मू नहीं बल्कि लिन फैंग था, जिसे उसने कार एक्सीडेंट में मरवा दिया। सू यान का दिल दहल गया। वो अपनी कार में बैठी और उसने तुरंत अपनी सेक्रेटरी को फोन किया। हाँ, फैंग ग्रुप के सभी कर्मचारियों का रिकॉर्ड निकालो। लिन फैंग नाम का लड़का हमारे किस डिपार्टमेंट में है? मुझे उसकी पल पल की रिकॉर्डिंग चाहिए। जब उसे पता चला कि लिन फैंग अभी जिंदा है और उसी के ऑफिस में काम कर रहा है, तो सू यान के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पछतावे का जहर उसे सीने में उतर रहा था। समय चक्र बिल्कुल उसी शाम पर आकर रुक गया, लेकिन इस बार इतिहास बदल चुका था। लिन फैंग ने सू यान की कंपनी को बचाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी, जिससे सू यान का बिजनेस पूरी तरह तबाह होने की कगार पर पहुंच गया था और चैन मू का असली चेहरा सू यान के सामने पहले ही बेनकाब हो चुका था। शाम के 7 बज रहे थे। पार्क में हल्की धुंध थी। लिन फैंग अपनी सीट खत्म करके उसी लकड़ी के बेंच पर बैठा हुआ था। वो आसमान की सितारों की स्थिति देखकर अपनी कल्टीवेशन ऊर्जा को रिचार्ज कर रहा था। उसके चेहरे पर एक गहरा डरावना सन्नाटा और सुकून था। तभी अचानक तेज ब्रेक लगने की आवाज आई। सू यान की महंगी रोल्स रॉयस गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला और सू यान बाहर निकली। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखों का काजल आंसुओं से बाहर उसके गालों पर लग चुका था। वह जो भी किसी के सामने सिर नहीं झुकाती थी, आज एक टूटी हुई खिलौने की तरह लग रही थी। वो भागती हुई आई और लिन फैंग के सामने घुटनों के बल बैठ गई। जैसा कि तुम्हारी शेयर की हुई इमेज में साफ दिख रहा है। उसने लिन फैंग का हाथ अपने दोनों कांपते हुए हाथों से जोड़ लिया। सू यान बिलख बिलख कर रोते हुए, लिन फैंग, मुझे माफ कर दो, मैं अंधी थी, मैं एक जानवर को मसीहा समझ बैठी थी। मुझे सब याद आ गया है, उस पिछले जन्म का दर्द, तुम्हारा वो निस्वार्थ बलिदान। तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ खो दिया और मैंने तुम्हें सिर्फ दुत्कार दिया। प्लीज लिन फैंग, मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने अपने बैग से एक बेहद कीमती सोने की चैन और वही पुरानी जेट की रिंग निकाली जो लिन फैंग की माँ की थी, जिसे उसने इस जन्म में लिन फैंग के कमरे में चुराए जाने से बचाया था। वो रोते हुए लिन फैंग की उंगलियों में उसे पहनाने की कोशिश करने लगी। सू यान, देखो, मैं अपनी पूरी हान फैंग ग्रुप कंपनी तुम्हारे नाम करने का पेपर्स लेकर आई हूँ। मैं तुम्हारी दासी बनने को तैयार हूँ, तुम्हारी वर्कर बनने को तैयार हूँ। बस मुझे अपनी जिंदगी से मत निकालो, मुझे एक दूसरा मौका दो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। लिन फैंग ने अपनी झुकी हुई नजरों से नीचे बैठी सू यान को देखा। उसकी आंखों में ना तो कोई गुस्सा था, ना कोई तड़प थी और ना ही पुराना प्यार। उसकी कल्टीवेशन की शक्ति ने उसे भावनाओं से ऊपर उठा दिया था। उसने बहुत ही सहजता और मजबूती से अपना हाथ सू यान की उंगलियों से पकड़ से खींचकर अलग कर लिया। वह बेंच से खड़ा हुआ और उसने सू यान की तरफ पीठ कर ली। लिन फैंग ठंडी गूंजती हुई आवाज में कहा, प्रेसिडेंट सू, कल्टीवेशन का एक नियम है, जो समय बीत गया वो राख बन जाता है।
पिछले जन्म में जिस लिंग फैंग ने तुम्हारे पैरों में गिरकर अपने प्यार की भीख मांगी थी, उसने तुम्हें इसी पार्क में, इसी बेंच के सामने अपने घमंड से कुचलकर मार डाला था। आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो कोई आशिक नहीं है, वो एक कल्टीवेटर है जिसने अपनी भावनाओं की आहुति दे दी है। सुयान ने उसका पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फ्रैंक के शरीर से निकली एक अदृश्य ऊर्जा उसे लहर से ने सुयान को धीरे से पीछे धकेल दिया। लिंग फैंग, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी कंपनी और तुम्हारा ये पछतावा अब मेरे किसी काम का नहीं है। जेड जब एक बार चटक जाता है तो भगवान भी उसे पहले जैसा नहीं बना सकते। अपनी जिंदगी के फैसले अब खुद करो, क्योंकि मेरी राह अमरता की है और जाती है, जहाँ तुम्हारे आंसुओं की कोई जगह नहीं। लिन फैंग ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। वो लंबे कदमों से आगे बढ़ता हुआ पार्क के अंधेरे रास्तों और कोहरे में गायब हो गया। सुयान उसकी बेंच के किनारे सिर रखकर फूट फूट कर रोती रही। आसमान के तारे वहां थे। कल्टीवेशन और पुनर्जन्म की दुनिया में समय हर किसी को दूसरा मौका नहीं देता। लिन फैंग अब इस निरक्ष दुनिया से बहुत ऊपर उठने के लिए अपने सफर पर निकल चुका था।